तो ये विशुद्ध एक फ्रॉड था मिस्टर जिन्ना का। मिस्टर जिन्ना ने अपनी पॉलिटिकल बला टालने के लिए, क्योंकि देखिए आखिरी दिनों में अब जिन्ना साहब को भी ये पता था कि वो कितने दिन के मेहमान हैं, हर आदमी को अपने उसका अंदाजा होता है, और जिन्ना साहब को भी अंदाजा था। तो उनका सिर्फ ये था कि नेहरू से एक ईगो क्लैश था, हमारे पंडित नेहरू से, और उस ईगो क्लैश में उन्होंने एक सेपरेट मुल्क पा लिया। ट्रेड, आप सोचिए ट्रेड किसने बंद किया? इमरान खान साहब ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया साहब? अरे आपको गंदम ठीक ठाक मिल जाता, सस्ता मिल जाता, हम दे देते आपको, है ना, आलू दे देते, प्याज दे देते। तो ये सारी चीजें जब आप अपनी प्रायोरिटीज को कहीं और रखोगे, एक इमेजिनरी प्रायोरिटी बना के रखोगे, एक कॉस्मेटिक प्रायोरिटी बना के रखोगे, वो चाहे हिस्ट्री पढ़ाने की हो और चाहे रोज के खाने पीने के जरूरियात को पूरे करने के बारे में हो, आपकी प्रायोरिटीज जब कभी जमीन पर नहीं टिकी रहेंगी तो ये प्रॉब्लम होगी। आवाम कितना भी चाहे प्यार मोहब्बत से रहना। और अगर बिजनेस की बात की जाए तो वहां पर अजीम प्रेम जी है, यूसुफ हमीद है, यूसुफ अली है, अब्दुल अजीज है, एम.ए. चंद्रब्रह्म है, शाहद बलवा है, परवेज अहमद है, आजाद है, डॉक्टर B.R. शेट्टी है, अब्दुल वाहिद है। इस तरह के बेशुमार नाम है जो इंडिया की इकोनॉमी में इस वक्त बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। जबकि हम पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी हमें इस तरह एक जो हमारी जो माइनॉरिटी की है, ना हिंदू में, ना सिख में, ना ही क्रिश्चियन में, कोई इस तरह की बड़ी शख्सियत नजर नहीं आती। आपने खुद जवाब दे दिया है, आपने सवाल भी पूछा और सवाल के आखिरी हिस्से में आपने खुद जवाब दिया चौधरी साहब। आपने कहा कि क्या यहाँ पर धर्म नहीं देखा जाता अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में? यही वो जवाब है, बिल्कुल नहीं देखा जाता। और अगर बिजनेस की बात की जाए तो वहां पर अजीम प्रेम जी है, यूसुफ हमीद है, यूसुफ अली है, अब्दुल अजीज है, एम.ए. चंद्रब्रह्म है, शाहद बलवा है, परवेज अहमद है, आजाद है, डॉक्टर B.R. शेट्टी है, अब्दुल वाहिद है। इस तरह के बेशुमार नाम है जो इंडिया की इकोनॉमी में इस वक्त बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लगातार रही और बड़ी मजबूत तरीके से रही। पहली चीज, हमारे यहाँ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज खूब हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस खूब हैं। आपने कभी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सुना होगा, कांग्रेस वर्सेस वो सुना होगा। 65 साल कोई रहा, अभी 9.5 साल 9.25 साल हो गए भाजपा आई, उसके पहले भाजपा फिर आई थी। ये सब हमारे यहाँ चलता रहता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है इंडिया की जानिब से, जनाब अविनेश शर्मा जी। और ये इनकी एक अपनी वेबसाइट है, अपना यूट्यूब चैनल है, उसके साथ साथ ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन में ये होते हैं और जर्नलिस्ट हैं। बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा इनके तारुफ है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बता दिया, आप भी जानते होंगे इनको। तो सर, आपको मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं सर। थैंक यू, नमस्कार आपके चैनल के सभी दर्शकों को और उसके साथ साथ पाकिस्तानी आवाम को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, आज हम आपसे जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ऐसे कि हमें हिस्ट्री जो है ना वो सही तरीके से बताई नहीं जाती। कि हमें आज भी ये बताया गया है कि जी जो 2 नेशन थ्योरी थी, उसके बगैर कोई चारा नहीं था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें थी और इस वजह से जो है वो ये मुल्क बनाना पड़ा, वरना हम हिंदू हमें काट देते, मार देते, ये ऐसे कर देते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा खुद जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो पहले तो ये हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई ये इकट्ठे ही अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर ये अचानक ये कौन सा ऐसा वाकया हुआ, कौन सी ऐसी वजूहात हुई कि जिन्ना भी वो कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग में आ गए और ये अचानक से एक अलहदा वतन पाकिस्तान की डिमांड शुरू होगी। इसके पीछे क्या वजूहात आप समझते हैं कि उसकी क्या वजूहात थी कि जो अचानक से एक इकट्ठी मूवमेंट थी, जो जिसमें सारे गांधी जी, नेहरू जी और इस तरह सारे बड़े बड़े लीडर थे, जिन्ना भी उनके साथ थे। तो ये अलग से क्या हुआ कि अचानक से पाकिस्तान की डिमांड इन्होंने शुरू कर दी थी? ठीक बात, आपने पाकिस्तान की डिमांड की बात शुरू की और 2 नेशन थ्योरी, जो 2 हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आप ये देख लें कि पहले मैं थोड़ा सा 47 से और आगे आ जाता हूं, 1971 में आ जाता हूं।
1971 में ये दो कौमी नजरिया तो उसी समय ध्वस्त हो गया जब आपसे ईस्ट पाकिस्तान निकल के बांग्लादेश बन गया। यानी कि मुसलमान मुसलमान भी तो इकट्ठे नहीं रह गए ना। तो 47 और 47 के काफी पहले से ये जो टू नेशन थ्योरी का फंडा था, वो फंडे का अंडा तो 1971 में फूट जाता है, अपने आप फूट जाता है। तो जिसको कहते हैं ना हैंस प्रूव्ड, तो अब हम हैंस प्रूव्ड यानी कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत थी, उसके आधार पर अब जरा 47 में चलते हैं। देखिए साहब, ऐसा है 47 से पहले दो इलेक्शन हुए थे गुलाम भारत में। दोनों इलेक्शन जो हुए 47 के ठीक पहले जो इलेक्शन हुआ, 47 में तो कोई इलेक्शन हुआ नहीं इंडिया में, हमारे यहाँ 51 में फिर इलेक्शन हुआ। 47 के पहले का जो चुनाव हुआ ना, उसमें मुस्लिम लीग वहां हारी जो आज पाकिस्तान में है। उन सारे इलाकों से आप जिस सरजमीन पर बैठ के मुझसे इस समय बात कर रहे हैं, वह उस जमीन ने भी मुस्लिम लीग को हराया था। तब का ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन गया साहब, उस पूरे बंगाल ने भी, अनडिवाइडेड बंगाल ने भी मुस्लिम लीग को हराया था। अब आप पूछेंगे साहब मुस्लिम लीग फिर जीती कहां थी? मुस्लिम लीग जीती थी जिस सरजमीन से मैं बैठ के आपसे बात करता हूं, उत्तर प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं, उसकी राजधानी लखनऊ से बात कर रहा हूं। यूपी, बिहार, इन इलाकों में कांग्रेस को हरा के मुस्लिम लीग ने चुनाव जीता था। यानी पाकिस्तान बनाने की चाहत रखने वाले यहां से आते थे। अब उसके बाद 47 में हुआ क्या? आप तो भाई साहब जबरिया पाकिस्तानी हो गए। आपके बुजुर्गों ने नहीं चाहा, अगर चाहा होता तो बड़ी मेजॉरिटी के साथ आज के पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से खूब ज्यादा सीटें जीती हुई थी मुस्लिम लीग, लेकिन नहीं, वहां तो कांग्रेस को जिताया, तो हो गया पाकिस्तानी आप। अब कायदे से तो हमें पाकिस्तानी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम हिंदुस्तान में। वो जहनियत जिसने पाकिस्तान के सृजन का सपना देखा, जिसने पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश पाली, उस ख्वाहिश को मजबूत किया, अपने वोटों से मजबूत किया, वो उत्तर प्रदेश और बिहार में आज भी है, एक बड़ी आबादी आज भी है। तो ये जो कभी कभी आप हमारे यहां से देखते हैं ना, जो कि कश्मीर से सुन लेते हैं हमें चाहिए पाकिस्तान, हमें चाहिए पाकिस्तान, है ना, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, ये सब यहां हैं, रह गए हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान की तासीर है, अनडिवाइडेड हिंदुस्तान की भी तासीर थी, और आज 2023-24 के हिंदुस्तान की भी यही तासीर है कि यहां से किसी को ये नहीं कहा जाता कि चले जाओ। आपको, आपके दर्शकों को ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में आज महाजिर के तौर पर हैं, उनकी अलग शख्सियत है, पहचाने जाते हैं, उनमें से बहुत सारे यही उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हुए हैं। उनको आज भी वहां बिहारी बोला जाता है, महाजिर एक इन टोटलिटी टर्म है। जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा फंड करने वाले, यानी जिन्ना के मुस्लिम लीग के ट्रेजरर राजा महमूदाबाद, जो कि डिवाइड होने के बाद गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से 70s में फिर वापस भी आ गए। उनके बच्चे अभी 7-8 साल पहले यहां यूपी में मुकदमा लड़े अपनी प्रॉपर्टियों के बारे में, हार गए कि हमें वो सारी प्रॉपर्टियां वापस जाएं। तो आप सोचिए कि वोट दिया यहां के लोगों ने, पैसा दिया राजा महमूदाबाद ऑफ लखनऊ ने, और खामखा के पाकिस्तानी हो गए आप। तो दरअसल आइडेंटिटी क्राइसिस यहीं से शुरू होती है, और यही वो कल्ट है। एक कल्ट होता है ना आदमी के अंदर, वो जानता है कि हमने गलत कर लिया है, तो वो कल्ट आपको इतिहास, हिस्ट्री ठीक से पढ़ाने नहीं देता। वो ये आप सोचिए जरा कि ये कल्ट कितना बड़ा है कि गुलाम भारत यानी कि अविभाजित भारत अंग्रेजों से आजाद होता है 47 में, लेकिन पाकिस्तान की ये जिद थी, उसके बनाने वाले का सपना ये था, इसको सपना नहीं जिद कहते हैं, कि नंबर गेम में हमको आगे रहना है। तो आपने साहब 14 अगस्त को अपनी आजादी, अरे साहब पहले जब हिंदुस्तान के आप हिस्से थे, आप सोचिए कॉन्सेप्ट रूप में कितना बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है कि आपने खुद को एक दिन पहले कैसे बना लिया हजरत। भाई रोटी सिकी ही नहीं तो आपने उस रोटी का चौथा एक टुकड़ा काट कैसे लिया?
भाई आप अगर रोटी का एक निवाला लेना चाहते हैं मेरी थाली से, तो साहब चौधरी जी को इंतजार करना पड़ेगा ना कि रोटी पक जाए और शर्मा जी की थाली में आ जाए, तब आप एक निवाला तोड़ेंगे उसमें से। आप 15 अगस्त को इंडिया खुद बनता है और आप 14 अगस्त को निकल लिए, कैसे भाई? ये कैसे पॉसिबल है? तो यही सब वो कल्ट हैं कि आपको इतिहास, हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती। आपकी हिस्ट्री अचानक देखिए ना, शुरू होता है कैलेंडर और उसके बाद बिल्कुल गायब। वो कैलेंडर कहां से कहां चला जाता है। और जिन मुल्कों ने अपने उस पुराने कैलेंडर को अपने साथ रखा है, जीवित रखा है, उनके साथ कभी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूं ना आपको, इंडोनेशिया का, दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क पूरी दुनिया का। बहुत से लोग चौंकेंगे कि आपने दूसरा आबादी वाला मुल्क कैसे कह दिया। हाँ साहब, दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क अब हम हैं। दुनिया के नंबर 1 आबादी वाले मुल्क होने के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान होने की आबादी वो भी हमारे साथ रह रही है। पूरी दुनिया में 10 मुसलमान में से 1 मुसलमान भारतीय है, इंडियन है। तो जब आप इंडोनेशिया चलेंगे ना, तो इंडोनेशिया में देखिए उन्होंने क्या किया। वो मुस्लिम है, इस्लाम है वहां पे, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो उनकी एयरवेज पे गरुड़, जो कि सनातन का है, उनके नाम आप देखिए, सनातन के नाम हैं। वो अपने नाम को जिंदा रखे हैं। रामलीलाएं, राम जी जो हमारे हैं पूज्य आराध्य सनातन के, उनकी रामलीलाएं वहां खेली जाती हैं। हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा रिच खेली जाती हैं। और अब पिछले 10, 12, 15 सालों से एक आने का सिलसिला लगातार बना है इंडोनेशिया की रामायणों का, और यहां लोग बड़े चाव से उसको देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रूट, अपनी हिस्ट्री को तोड़ा नहीं, भुलाया नहीं, काटा नहीं, उसकी सर्जरी नहीं की। इसलिए पूजा पद्धति में इस्लाम का हिस्सा होने के बावजूद भी वो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें तो कभी कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हुई। वो शान से कहते हैं, जी हां, हम सनातनी थे, हमारे रूट्स इंडिया से हैं। थाईलैंड आप देख लीजिए, बौद्धिस्ट कंट्री है। चलिए एक दूसरी माइनॉरिटी आ जाइए। थाईलैंड की राजधानी का नाम ऑफिशियली आपको बताऊं तो बैंकॉक जरूर है, लेकिन ऑफिशियल जो राजधानी है उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या मतलब अयोध्या, भगवान राम की धरती। तो उन्होंने भी अपने रूट्स को नहीं छोड़ा। और जिसने अपने रूट को नहीं छोड़ा, तो इंडोनेशिया और इंडिया के कैसे रिश्ते हैं साहब? थाईलैंड और इंडिया के कैसे रिश्ते हैं साहब? तो ऐसे तमाम है, सो ऑन है। लेकिन जब आप, एक छोटा बच्चा जिदिया के बैठ जाएगा, जिद करके बैठ जाएगा कि नहीं साहब, हमको तो बड़े भाई से एक दिन आगे निकलना है, तो हम 14 तारीख को अपना बर्थडे मना लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सारा भ्रम जो है ना, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का यहीं से टिका है। क्योंकि बुनियाद में जब आप अपने को छुपाने का प्रयास करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे, तो इस तरह की तकलीफें होंगी। और ये कल्चरल तकलीफें हैं। और जब कल्चरल तकलीफें होती है ना, तो कल्चरल तकलीफों से तमाम और तकलीफें आदमी के जिंदगी की शुरू होती हैं। वहां से तहजीब की तकलीफ शुरू होती है, वहां से खान पान की तकलीफ शुरू होती है, वहां से पहनने ओढ़ने की तकलीफ शुरू होती है, पढ़ाई की शुरू होती है, पॉलिटिक्स की शुरू होती है, इकोनॉमी की शुरू होती है। फिर कुछ भी अछूता नहीं रहता। क्योंकि कल्चर जो है ना, वो अगर कहीं से डिस्टर्ब हुआ तो फिर आप सारा डिस्टर्ब हो जाते हो। जो कंट्री अपने कल्चरल इंस्टिक्ट को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो दो कौमी नजरिया का तो कोई मामला ही नहीं था। 47 में भी वो दो कौमी नजरिया नहीं था। अगर होता तो यूपी और बिहार को आप काट के एक कोई चिकन नेक निकालते और रख लेते अपने पास। नहीं गए ना। और उसने सेल्फ रिपीट किया 71 में। तो इसलिए ये बिल्कुल फ्रॉड था उस समय के पॉलिटिकल लोगों का। और एक चीज आपको बताऊं, जिन्ना का दिया हुआ 2 नेशन थ्योरी नहीं, उनसे बहुत पहले 30s में ये थ्योरी आ गई थी। और 30s में सबसे पहले वो थ्योरी दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक ने, सर सैयद। तो सर सैयद ने एक फिलॉसफी दी, और उस फिलॉसफी को जिन्ना ने पॉलिटिकली इनकैश कर लिया। बस इतना सा मुद्दा था। अंग्रेजों का रोल ना आप भूल सकते हैं ना हम भूल सकते हैं। उनको क्या करना था भाई, जिस घोंसले को आप छोड़ के जा रहे हैं, जिस कमरे को आप, ध्यान दीजिए, जब आप किराएदारी में कहीं जाते हैं तो जाते समय आप सबसे पहले उस घर में, नए घर में क्या उठाते हैं? किराएदारी के घर में झाड़ू उठाते हैं।
और सबसे पहले उसकी साफ सफाई करते हैं। लेकिन जब छोड़ के जाना होता है तो आप अपने पीछे कुछ कूड़ा, कुछ करकट, कुछ खाली डब्बे, कुछ मोमजामे, इसके अलावा और कुछ नहीं छोड़ते। कभी झाड़ू पोछा लगा के कोई अपने किराएदारी के घर से नहीं निकलता। यही बात अंग्रेजों के साथ भी थी। उन्हें दिक्कत क्या थी? आप बंटने को तैयार थे, उन्होंने बांट लिया। बिल्कुल आपने सही कहा। जो जब कहते हैं कि आखिरी दिनों में कायद-ए-आज़म इधर यूपी और बिहार में आए और मुसलमानों से मुलाकात की, तो उन मुसलमानों ने भी कायद-ए-आज़म से शिकवा किया था कि आपको फंडिंग हमने की, आपकी सपोर्ट हमने की, आप हमें यहाँ पर इस तरह फिर कैसे छोड़ के जा सकते हैं? जब आप एक टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं कि जी हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो हम तो यहाँ पर लाखों करोड़ों की तादाद में इधर रह रहे हैं और आप हमें छोड़ के यहाँ पर जा रहे हैं। तो कहते कायद-ए-आज़म ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गए थे और 11 अगस्त को उन्होंने फिर एक स्पीच भी की थी कि जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि अब जो है पाकिस्तान एक ऐसी मुमलकत होगी कि जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ रहेंगे और उसमें कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सबको मजहबी आज़ादी होगी। लेकिन वो मजहबी आज़ादी आप कैसे देख रहे हैं कि जब अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे सदूर मुसलमान बने हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इस चीज पर पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी माइनॉरिटी का जो बंदा है वो आपके बड़े ओहदों पर नहीं आ सकता। तो ये कैसे फिर ये कायद-ए-आज़म ने वो बोला कि जी पाकिस्तान के अंदर जो हर किस्म की जो मजहबी आज़ादी होगी, हर किस्म को यहाँ पर जो उनको अपने राइट्स होंगे, और माइनॉरिटी की तादाद अगर पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त 25 से 26% थी, तो आज 1 से 2% रह गई है। हिंदू यहाँ से भाग भाग कर जा रहे हैं, कोई इंडिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जब उन्होंने बोला था कि यहाँ पर माइनॉरिटी को मुकम्मल आज़ादी होगी, और मुकम्मल आज़ादी कैसे है कि वो उनकी तादाद अब ना होने के बराबर पाकिस्तान में रह गई है, और दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद इंडिया में रोज बरोज बढ़ रही है। तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? चलिए इसको जरा कायद-ए-आज़म की नजर से ही देख लेते हैं। कायद-ए-आज़म कोई ओजस्वी व्यक्ति नहीं थे, वो पॉलिटिशियन थे। और नेतागिरी आपके यहां भी है, पार्टियां आपके यहां भी है, पार्टियां यहां हिंदुस्तान में भी हैं। एक नेता सुबह नाश्ते के समय क्या बोलता है, दिन के खाने के वक्त क्या बोलता है, और शाम की चाय के साथ क्या बोल जाता है, और रात के खाने तक उसको वो सारा याद रहता है कि नहीं रहता, इसका कोई एतबार नहीं होता। ये सारी क्वालिटी जिन्ना के साथ थी। आप ये बताएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे के नाम पर क्रिएट हुआ एक देश, और उसका मुखिया भला किस मुंह से ये कह सकता था? तो ये भी एक अलग तरीके का फ्रॉड था, और इसको मैं पॉलिटिकल फ्रॉड कहूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का हो सकता है, ये आशंका रही हो, इस बात का डर रहा हो कि अभी नए नए ताजे ताजे अलग हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बात, ये नैरेटिव ज्यादा मजबूत हो जाए और इसका कोई पॉलिटिकल हल ऑफिशियल माइग्रेशन के जरिए निकालने की बात शुरू हो जाए। क्योंकि जनता की बेहद मांग, भाई इंडिया तो एक सेकुलर मुल्क था, रह गया जी। उसका आइन तब भी सेकुलर था, 1947 15 अगस्त के पहले भी सेकुलर था, और उसने उसी चीज को कैरी कर लिया। लेकिन यहां रह गए जो करोड़ों लोग थे यूपी और बिहार वाले, अगर वो एक साथ शुरू हो जाते हैं और हमारी संसद के सामने जाके पंडित नेहरू और उस समय जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने खड़े हो जाते और कहते साहब हमें तो पाकिस्तान जाना है, फिर क्या होता साहब? फिर तो ट्रेनें महीनों ये काम करती, इंडियन ट्रेनें महीनों ये काम करती, और फिर बॉर्डर पे आप क्या करते? तो ये विशुद्ध एक फ्रॉड था मिस्टर जिन्ना का। मिस्टर जिन्ना ने अपनी पॉलिटिकल बला टालने के लिए, क्योंकि देखिए आखिरी दिनों में जिन्ना साहब को भी ये पता था कि वो कितने दिन के मेहमान हैं, हर आदमी को अपने उसका अंदाजा होता है, और जिन्ना साहब को भी अंदाजा था। तो उनका सिर्फ ये था कि नेहरू से एक ईगो क्लैश था, हमारे पंडित नेहरू से, और उस ईगो क्लैश में उन्होंने एक सेपरेट मुल्क पा लिया। अब वो फौरी तौर पर प्रॉब्लम्स को अपने नजदीक नहीं आने देना चाहते थे। तो ये एक पॉलिटिकल फ्रॉड था जो मिस्टर जिन्ना ने आपके साथ खेला, और उसी वजूहात के दम पर आज आप देख सकते हैं, जो आपने खुद कहा कि 25-26% थे, आज जो है 2% से कम हो गए हैं। और सिर्फ हिंदू नहीं, सिख भी तो कम हुए हैं।
जी। आजादी के वक्त जो है, जब पहला सेंसस हुआ 1951 में, आजादी के बाद 47 के बाद, दोनों जगह पाकिस्तान में भी पहला सेंसस यानी पहली जनगणना जो है वो 1951 में हुई, इंडिया में भी हुई। 30 करोड़ 36 लाख के लगभग हिंदू थे भारत में, लगभग 3.5 करोड़ मुसलमान थे। उसी समय पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ के आसपास की कुल आबादी थी। वो आबादी आज कितनी है साहब? यानी उस समय लगभग 14.23 14.23% मुस्लिम थे, और आज इंडिया में कितने परसेंट हैं? 17+ से ज्यादा हैं ऑफिशियली। तो जो इक्विलिब्रियम 1951 में था इंडिया में मुसलमानों का, यानी 14.23%, वो बढ़ के हो गया 17%। इसके बरक्स पाकिस्तान में क्या हुआ? 26 से पहुंच गए 2.25%। क्या हिंदू, क्या सिख, बाकी कोई है नहीं है, मुझे बड़ा शुबा है। ईसाई कितने हैं? आई डोंट नो। तो ये दिक्कत ये थी कि इंक्लूजन की थ्योरी नहीं थी, भ्रम था। ये पता नहीं था कि एक पैर इस्लाम पे रखें, फिर लगा कि अरे यहां तो करोड़ों लोग और आ जाएंगे, उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो फिर कहा नहीं नहीं, दोनों पैर दो जगह रख लेते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल फ्रॉड था मिस्टर जिन्ना का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। अच्छा सर, हम अगर इंडिया की बात करें तो मैं जब इंडिया की तरफ देखता हूं तो मुझे बहुत बड़े बड़े मुसलमान जो है बड़े अच्छे ओहदों पर नजर आते हैं, जो वहाँ के मुसलमान हैं। जबकि हम पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी हमें इस तरह एक जो हमारी जो माइनॉरिटी की है, ना हिंदू में, ना सिख में, ना ही क्रिश्चियन में, कोई इस तरह की बड़ी शख्सियत नजर नहीं आती कि जो बिजनेस को हेड कर रही हो या इस तरह। तो इसकी क्या रीजन आप समझते हैं कि आया कि इंडिया के अंदर जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बराबर है, उसकी तकसीम बराबर है, उसमें कहीं नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कोई ईसाई है। और पाकिस्तान में इन सारी चीजों को देखा जाता है और यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं इनको दी जाती माइनॉरिटी को। इसमें क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों मुल्कों में? आपने खुद जवाब दे दिया है। आपने सवाल भी पूछा और सवाल के आखिरी हिस्से में आपने खुद जवाब दिया चौधरी साहब। आपने कहा कि क्या यहां पर धर्म नहीं देखा जाता अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में। यही वो जवाब है, बिल्कुल नहीं देखा जाता। यहां बैंक कभी ये नहीं पूछता कि आप कौन हैं, आपका मजहब क्या है। यहां इंडस्ट्रियल एस्टेट में अगर प्लॉट्स बुक किए जाते हैं तो ये नहीं पूछा जाता। हाँ, ये पूछा जाता है भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन है, आप इंडियन सिटीजन हैं और आपकी पेइंग कैपेसिटी है, यानी पे करने की कैपेसिटी है, तो आप आइए, प्लॉट लीजिए, इंडस्ट्री लगाइए, दुकान खोलिए। यहां ये नहीं पूछा जाता। इसलिए आप देखिए ना कितना आसान सा इस सवाल का उत्तर है, इस सवाल का जवाब कितना आसान है कि आपने सवाल पूछते पूछते जवाब भी दे दिया। जी। इक्वल ये होती है सहजता। अब यहां पर यहां का प्राइम मिनिस्टर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाता है तो उस स्कीम को अवेल करने के लिए नीचे कोई वो खाना नहीं होता जहां पे उसको अपना मजहब लिखना होता है। अगर फ्री टॉयलेट्स बने हैं करोड़ों करोड़ तो सबको मिले हैं बिना देखे हुए। अगर फ्री घर मिले हैं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में तो सबको मिले हैं। गैस अगर मिली है तो सबको मिली है। बुरहान के समय में अगर कोई मामले आते हैं तो उस समय भी, इमदाद देते समय भी ये नहीं पूछा जाता कि आपका मजहब क्या है। यहां तो साहब मंदिरों में दूसरों का इलाज हो रहे होते हैं। तो ये वजह है उसकी, ये ऐसा हो क्यों पाता है? आप बताइए जरा, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, ये संभव क्यों हो पाता? संभव इसलिए होता है कि वो आपकी रगों में जो चीज दौड़ती है ना, उसके लिए आपको कोई जतन नहीं करने होते। हम लोग बहुत नॉर्मल बेहद बातचीत कर रहे हैं, क्या हमने आपने आपस में बातचीत के पहले कोई स्क्रिप्ट एक्सचेंज किया? नहीं ना। नहीं। तो ये हमारी बड़ी नेचुरल सी बातचीत हो रही है। लेकिन 3 घंटे की एक फिल्म बनाई जाती है तो उसकी इतनी मोटी सी स्क्रिप्ट होती है। जब आप एक्टिंग करते हैं, जब आप वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं होते हैं, झूठ बोलने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सच तो ऐसे बोलते चले जाइए, वो सब करा सच है। जब आदमी झूठ बोलता है ना, आपने देखा होगा लाई डिटेक्टर एक टेस्ट होता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट काम कैसे करता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट और कुछ, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन काम कैसे करती है चौधरी साहब? उसने और कुछ नहीं करना होता है। वो डॉक्टर्स जो है कुछ चीजें लगा देते हैं कुछ पैरामीटर्स चेक करने के लिए। उसमें होता है दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और पसीना आने की रफ्तार।
ये 3-4 चीजें वो पकड़ के बता देती है। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सच बोलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए भारत अपने उसी सनातनी, अच्छा, सनातन जो भारत का मुख्य धर्म है, जो यहाँ की कल्चर का हिस्सा है, वो सबको स्वीकारता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आज करते होंगे कुछ लोग मुस्लिम उम्मा की बात, अरे साहब सनातन तो न जाने कितने हजारों सालों से कहता है वसुधैव कुटुंबकम, आप ये कौन सा नया फसाना लेके चले आए मुस्लिम उम्मा? आप सिर्फ 56, अब देखिए आपने ये संकीर्ण बात कही कि मुस्लिम उम्मा, तो आप सिर्फ 50, 55, 56 देशों में रह गए। सनातन तो उत्तरी अंटार्कटिका से लेके और सारे को कहता है, पाताल से लेके स्वर्ग को कहता है वसुधैव कुटुंबकम। वो तो वसुधा की बात करता है, पूरे ग्लोब की बात करता है। तो ये संकीर्ण चीजें कह के इस्लाम खामखा बदनाम हो गया, कई जगहों पे हो जाता है, जबकि सनातन तो पूरे ग्लोब को ही कहता है कि हमारा है। आप सोचिए। लेकिन वहां एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, और हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। तो वो तरीकाकार जो है वो इंडिया ने अपने अंदर इनहेरेंट रखा हुआ है, वो कहीं से पैदा नहीं करना। यहां सबको पता है कि बसों में किसी से पूछ के सीट नहीं दी जाती, ट्रेनों में किसी से पूछा नहीं जाता, उम्र पूछी जाती है, पैसा दे पाओगे ये पूछा जाता है, महिला हो या पुरुष हो ये पूछा जाता है, इससे आगे कुछ नहीं। अब हमारे यहाँ तो थर्ड जेंडर भी पूछा जाने लगा है ना, जिसको आप लोग ख्वाजा सराय बोलते हैं अपने यहाँ, तो वो यहां पूछा जाने लगा है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो कुल मिला के मैं अगर अपनी बात अब यहां खत्म करूं, जिसका कि उत्तर मैं तो खामखा का इतने मिनट से बोल रहा हूं, क्योंकि चौधरी साहब ने खुद ही उत्तर दे दिया था, जवाब तो आप ही ने दे दिया था। नहीं पूछा जाता साहब, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। अच्छा सर, एंड में आपसे पूछूंगा कि इस वक्त जो पोजीशन है इंडिया की, इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और मोदी जी ने अमेरिका में अपने खिताब के दौरान भी कहा है कि इंडिया अगले कुछ सालों में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, जो कि नजर भी आ रहा है। जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, फिर जापान को भी लग रहा है कि पीछे छोड़ देगा। आप सर कैसे देख रहे हैं कि उसके साथ साथ जो इस पूरे जो ग्लोबल साउथ है उसके अंदर इंडिया की अहमियत में बेहद इजाफा हो चुका है, इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जा रहा है, तो उसकी क्या रीजन है? दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पर कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है, कल IMF ने पाकिस्तान को 9 माह के अंदर $3 बिलियन का बोल दिया है। तो ये यहाँ पर इस चीज पर खुशियां मनाई जा रही हैं कि हमें $3 बिलियन जो है मिल गया है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर बन रहा है। इसमें कहाँ पर क्या फर्क क्या है? आप इतने आगे निकल गए और हम इतने पीछे, और आपकी और हमारी जो प्रायोरिटीज है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, तो उसकी रीजन जरा बताइएगा। हाँ, कल हमने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देखा, बधाइयां बधाइयां वाला। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी आज इस आपके मन से जो है कम से कम आम पाकिस्तानी को इस बात की बधाई तो जरूर दे देनी चाहिए। और ये बात मैं किसी तंज के लहजे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो आज सोशल मीडिया का टाइम है साहब, यूट्यूब पे सब कुछ है, हमारे कितने दोस्त हैं, आप जैसा दोस्त, तो ये अब कोई भी बातें ढकी छुपी नहीं है, वो बंद दरवाजों वाले घर नहीं रह गए हैं आज के इस जो डिजिटल मीडिया के दौर है। तो वहां कितनी गुर्बत और कितने दिक्कतें चल रही हैं, तो उसमें चलिए ठीक है, कुछ इमदाद हो गई तो अच्छी बात है। आपने पूछा कि हम इतने आगे कैसे चले गए। इतने आगे इसलिए चले गए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लगातार रही और बड़ी मजबूत तरीके से रही। पहली चीज, हमारे यहां नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज खूब हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस खूब हैं। आपने कभी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सुना होगा, कांग्रेस वर्सेस वो सुना होगा, 65 साल कोई रहा, अभी 9.5 साल 9.25 साल हो गए भाजपा आई, उसके पहले भाजपा फिर आई थी, ये सब हमारे यहाँ चलता रहता है। लेकिन उसके साथ कभी 1 अरब रहे हों, चाहे आज 1.25 अरब हों या कल को 1.5 अरब हो जाएंगे, वो 1.5 अरब जोड़ी पैर और 1.5 अरब जोड़ी हाथ अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लगातार काम करते हैं, करते जाते हैं। और यहां नेताओं को मजबूर होना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल यूरोप हैं। अरे साहब कैसे यूरोप हैं,
आप तो बगल में ही हैं, खाना मिलता है, जबान मिलती है, तासीर मिलता है, सब कुछ एक साथ मिलता है। अब आप बातें लगातार करिए अच्छी अच्छी, लेकिन उसके पीछे कोई काम ना हो, तो फिर दिक्कतें आती हैं। आप 10 साल 20 साल धोखे में रह सकते हैं, धोखे में जिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक जिया नहीं जा सकता। इसलिए एक तो आपके यहां डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हुई। जो अलग अलग इदारे हैं आपके, देखिए मुझे कह देने में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अगर चाहूं तो यहां अपनी इंडियन मिलिट्री के बारे में कुछ भी कह सकता हूं। बहुत कुछ कहने के लिए हमारे भारतीयों के पास अपनी मिलिट्री के बारे में होता ही नहीं है, क्योंकि मिलिट्री तो अपने काम की जगहों पे होती है। कभी जब सड़कों पर मिलिट्री दिख जाती है तो लोग कहते हैं अरे ये जवान कहां आ गया, और हाथ अगर उठते हैं सवाल के लिए नहीं उठते, हाथ हमारे उठते हैं उनको सैल्यूट करने के लिए। तो हमारी मिलिट्री अपने काम पे रहती है, हमारे इदारे अपना काम कर रहे होते हैं। हमारे इदारे जो है ना वो साबुन की फैक्ट्रियां नहीं चला रहे होते, प्लॉटिंग नहीं कर रहे होते, फ्रिज नहीं बेच रहे होते, टीवियां नहीं बेच रहे होते। तो आपके यहां डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होनी थी। डेमोक्रेसी जब मजबूत होती तो जनता की बात यानी आवाम की बात वो सरकारें सुनती और उस पर काम करती। हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी मजबूती इस बात की रही कि 47 ऑनवर्ड्स, पहले चुनाव से लेके अभी 2024 का चुनाव आने वाला है हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी ने कभी भी अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दिया। नेता कोई आया कोई चला गया। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि कभी 1 अरब कभी 1.25 अरब, आने वाले दिनों में 150 अरब, वो हाथ और पैर अपने देश को सलामती के लिए लगातार आगे चलते जाते हैं। और जब घर के लोग काम करने का जज्बा रखें ना, तो माँ बाप खजाने वैसे ही खोल देते हैं, तिजोरियों में फिर ताले नहीं लगते। इसलिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं काम करने की, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे खेल कूद हो, आप कोई भी फ्रंट देख लीजिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है, एक आम आदमी अपने हिस्से का काम कर रहा है। तो इसलिए नेशन फर्स्ट जिसको जी रहा है भारत 2014 के बाद बहुत मजबूती से, कि कुछ भी हो देश पहले, इसी को जिया है 47 ऑनवर्ड्स इंडिया ने। और इसीलिए 2024 आते आते हमारे सपने बढ़ रहे हैं। और सपने कब बढ़ते हैं? सपने तब बढ़ते हैं जब पिछला सपना पूरा हो गया। जो सपने पूरे नहीं होते वो ख्याली पुलाव होते हैं, सपने नहीं होते। अच्छा सर, एंड में अब बता दें जरा मुख्तसर सा कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ ये बेहतरी की यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है, या ऐसे ही है जैसे कि चल रहा है 75 साल से? ये मैं मानता हूँ, इस चीज को मैं एडमिट करता हूँ कि इसमें कसूर ज्यादा हमारी तरफ से है, कि हमारी जो नफरत हमें बताई गई है, पढ़ाई गई है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे मीडिया की तरफ से, हमारे उलमाए कराम की तरफ से, वो कसूर ज्यादा हमारी तरफ से ही है। लेकिन आप इसमें कुछ बेहतरी देख रहे हैं कि कुछ इसमें चांसेस है कि बेहतर हो जाए ताल्लुकात हमारे? देखिए सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन हमारे आप जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच बोला जाए, क्योंकि सच में ही इलाज छुपा होता है। गुड़ डायबिटिक देता है, तो हो जाने के बाद एक कड़वी गोली और कुछ कड़वे से कसरत पसीनेबाजी वो डायबिटिक को खत्म कर सकती है, और मीठा नहीं खत्म कर सकता। इसलिए मैं आपको बताऊं, अभी फिलहाल जो प्रायोरिटीज हैं पाकिस्तान की, उसमें कहीं से भी मुझे हाल फिलहाल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सिस्टम टू सिस्टम किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आती। ये कड़वा सच है। ट्रेड, आप सोचिए ट्रेड किसने बंद किया? इमरान खान साहब ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया साहब? अरे आपको गंदम ठीक ठाक मिल जाता, सस्ता मिल जाता, हम दे देते आपको, है ना, आलू दे देते, प्याज दे देते। तो ये सारी चीजें जब आप अपनी प्रायोरिटीज को कहीं और रखोगे, एक इमेजिनरी प्रायोरिटी बना के रखोगे, एक कॉस्मेटिक प्रायोरिटी बना के रखोगे, वो चाहे हिस्ट्री पढ़ाने की हो और चाहे रोज के खाने पीने के जरूरियात को पूरे करने के बारे में, आपकी प्रायोरिटीज जब कभी जमीन पर नहीं टिकी रहेंगी तो ये प्रॉब्लम होगी। आवाम कितना भी चाहे प्यार मोहब्बत से रहना, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सिस्टम टू सिस्टम, मुझे हाल फिलहाल इस स्टैंड जो कि पाकिस्तान की तरफ से है, कोई ऐसे बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती। हाँ,
कल्चर एक है ना, काफी कुछ मिलता जुलता है ना। हम यहाँ असगर वजाहत की कहानियां पढ़ते हैं, उनके नाटक देखते हैं, जिन लाहौर नहीं व्याख्या हो जन्मे ही नहीं, तो वो सब ठीक है। हमें भी इच्छा होती है कि कभी लाहौर चले आए, वहां पे चाट वाट खा के चले आए। मैं यूट्यूब पे, मैं फूडी हूं, मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूं। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट कब होगा साहब? पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूती तब मिलेगी जब सिस्टम टू सिस्टम, निजाम टू निजाम कनेक्ट हो। और निजाम अगर विलिंगली नहीं है, विलिंगफुल नहीं है, वो चाहता नहीं है, उसकी प्रायोरिटीज कहीं और है। और फिलहाल तो आप पाकिस्तान की, मतलब मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैं तंज नहीं कर रहा हूं, फिलहाल तो प्रायोरिटी कुछ और है। प्रायोरिटी तो अभी की प्रायोरिटी क्या है? अभी की प्रायोरिटी तो ये है कि कहां से कुछ हासिल हो जाए। एक सपोर्ट हासिल होती तो पीएम पाकिस्तान जो है वो ट्वीट करके पूरे आवाम को बधाई देते हैं। तो जब आपके आसपास आंधियां आ रही हों तो आपकी प्रायोरिटी उस समय कपड़े बचाने की होती है जो आपने अर्गनों पे टांग रखे। जब तक निजाम टू निजाम, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सिस्टम टू सिस्टम कनेक्ट नहीं होगा, प्रायोरिटीज एक जगह आके मैच नहीं करेंगी, तब तक एक आम आवाम, आप और हम क्या कर सकते हैं बताइए? इस प्लेटफॉर्म पे हम खूब बात करेंगे, आज हम आए हैं, आगे खूब आते रहेंगे, लेकिन इन बातचीतों से होगा क्या? इसलिए उम्मीद यह की जानी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वहां के डिसीजन मेकर्स इस बात को समझें और अपनी प्रायोरिटीज रियल अर्थ पर, सही जगह पे टिकाएं। सही हाथों में, सही जगह पे, सही निशाने पर, सही तरीके से अगर दूरबीन टिकेगी तो सारी चीजें बहुत साफ, सुंदर और बेहतर दिखेंगी, या दिखने की उम्मीद होगी। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। आज आपसे बड़ी हमने फ्रूटफुल गुफ्तगू की, बड़ी ही जानकारी हमें हासिल हुई। हमारे देखने वाले भी इसको मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। जिस तरह के आपने डिटेल के साथ जो पूरे इस गुफ्तगू में अहाता किया कि किस तरीके से पाकिस्तान की बनाने के पीछे क्या मुहर्रकात थे, और टू नेशन थ्योरी का जो हमें एक बताया जाता है या दिखाया जाता है कि ये चीज़ है, उसकी आपने मुकम्मल तौर पर निशानदेही की। और उसके साथ-साथ में जो हालात है दोनों मुल्कों के इस वक़्त, इसके ऊपर भी आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे शो में आते रहेंगे। आइंदा हम आपसे जो पाकिस्तान और इंडिया का जो कल्चरल डिफरेंस है, या जो चीज़ हम में कॉमन है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, अगर आप हमें अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त देंगे। तो अपना सर ख़्याल रखिएगा। आपका इस शो में आने का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।